हाय एवरीवन। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को या तो गाड़ी दी कि आप इस गाड़ी में अपने घर से ऑफिस आया करो, या फिर रनिंग एंड मेंटेनेंस या फिर ड्राइवर दिया, यानी मोटर कार दी, मोटर कार के साथ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी दिए, मोटर कार के साथ ड्राइवर भी दिया। या फिर एक केस क्या बनता है कि मोटर गाड़ी नहीं दी, शोफर दिया यानी कि ड्राइवर दिया और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस दिए। तो हम देखने जा रहे हैं अब एक नया टॉपिक, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। आइए चलिए देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार। टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार मतलब एम्प्लॉय को या तो गाड़ी मिली या फिर गाड़ी नहीं, एक तो ड्राइवर मिला और फिर ऊपर से रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस मिले। मतलब गाड़ी एम्प्लॉय की थी पर उसके जो खर्चे हैं, रेवेन्यू, वो कंपनी से इनको मिले। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है आप आपस में कुछ भी करो, गाड़ी दो, बंगला दो, चाहे आप इनको गोल्ड दो, कुछ भी दो, मोबाइल फोन दो, जो हम कहेंगे वो माना जाएगा। यानी एम्प्लॉय को टैक्स किस पर देना होगा, वो चीज इनकम टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करेगी। तो लिखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, परक्विजिट रिगार्डिंग मोटर कार shall be taxable for all employee except Judge of Supreme Court or of High Court। ठीक है, तो मोटर कार फैसिलिटी सबके लिए टैक्सेबल होती है, बट एक्सेप्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर और ऑफ हाई कोर्ट। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार। तो दो कैटेगरी हमको पढ़नी है, क्या क्या। फर्स्ट लिखते हैं, इफ मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कंपनी ने दी है और कंपनी की खुद की है। इफ मोटर कार नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो ये दोनों केस हमको पढ़ने हैं। ये दो बात पूरे होती हमारा मोटर कार का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए पहली बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इफ मोटर कार इज owned by employer। चलिए एक चार्ट के जरिए समझते हैं। हाँ जी, तो एक चार्ट के जरिए समझते हैं और लिखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर मोटर गाड़ी जो प्रोवाइड की गई इज फॉर एक्सक्लूसिव ऑफिशियल पर्पस, तो लिखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ motor car is provided
for ऑफिशियल पर्पस। तो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए प्रोवाइड की गई है, यानी कि ऑफिस के काम से प्रोवाइड की गई है, देन इट इज फुल्ली एग्जम। तो ये क्या होगी? फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि कंपनी ने अपना काम कराने के लिए आप कंपनी साइट पर जाते थे तो उसलिए गाड़ी मिली है, तो वो कंपनी का काम है। एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो ये क्या है? एग्जम्प्ट है। बट अगर इसमें भी एम्प्लॉय का कुछ खर्चा हो जाता है अलग से, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, पेट्रोल डलवा लिया, कोई भी XYZ अगर खर्चा होता है तो उसकी रिकवरी एम्प्लॉय कर सकता है। बट उसके लिए भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर बिल होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि हाँ कुछ खर्चा एम्प्लॉय की जेब से हुआ है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब कोई पेट्रोल भरवाता है तो वो जरूरी बिल लेता है, स्लिप लेता है पेट्रोल पंप वाले से, क्योंकि उसको कंपनी में दिखाना होता है। तो आइए लिखते हैं यही बात। बट इफ इन केस एम्प्लॉय इनकर्ड any additional expense, then he can recover the same, subject to proper रिकॉर्ड्स। सब्जेक्ट टू प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी एम्प्लॉय क्या कर सकता है? डिडक्शन ले सकता है अगर कोई खर्चा उन्होंने किया है, यानी रिकवरी कर सकता है। तो पहला पर्पस हमने देखा, अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये कंपनी के काम के लिए दी गई है। इफ मोटर कार is provided for personal purpose, एम्प्लॉय के अगर पर्सनल पर्पस के लिए मोटर कार दी गई है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? आइए लिखते हैं, यानी कि ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल वैल्यू शैल बी, इस चार्ट को बिल्कुल साथ साथ बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, बोर्न बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने पे किए। तीसरा शोफर सैलरी, ये शोफर क्या होता है? मतलब कि ड्राइवर, बोर्न बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ने पे किया तो वो तो एम्प्लॉय की सैलरी में से पे हुआ, सैलरी टैक्स फ्री होती है, पहले टीडीएस कट जाता है, तो डबल टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर शोफर और रनिंग एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर ने बियर करी तो टैक्सेबल होगी, और 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट भी आपको लेना है, और इन तीनों का सम कहलाएगा वैल्यू ऑफ मोटर कार। ठीक है, चलिए तीसरे केस पर चलते हैं। तीसरा केस हमें क्या कहता है? इफ इट इज फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं POPP। मतलब एक मोटर कार प्रोवाइड की गई
ऑफिशियल पर्पस के लिए भी, पर्सनल पर्पस के लिए भी। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैल्यू ऑफ कार कैसे आएगी, आइए एक बार देखते हैं। तो एक बार ऊपर हम लिखेंगे इट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल तो होगा, टैक्सेबल तो होगा, पर इसमें एक केस बनेगा ए, एक केस बनेगा बी, और उन दोनों के अंदर भी दो केस बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले लिखते हैं केस ए, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस borne by employer, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए ये गाड़ी यूज होने जा रही है। हमको ना तो डेज, ना प्रोपोर्शनेट, ना महीने, ना टाइम, कुछ भी नहीं देखना। हम जो सिर्फ यहां पर लिखने जा रहे हैं, कुछ फिक्स अमाउंट लिखने जा रहे हैं, उसको लेकर हमको वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालना है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो गाड़ी कितने महीने पर्सनल यूज में काम आई, कितने महीने ऑफिशियल में, कितनी परसेंटेज ऑफिशियल में, कितनी परसेंटेज पर्सनल में, ये चीज हमको नहीं देखनी। तो पहली कैटेगरी देखी हमने, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इसमें भी दो कैटेगरी निकलती है। इफ कैपेसिटी ऑफ मोटर कार इज अप टू 1600 सीसी, यानी कि जो इंजन होता है गाड़ी का, उसकी कैपेसिटी हमको देखनी है। सर क्या कर रहे हो आप, तो हमको मैकेनिकल इंजीनियर बना रहे हो? नहीं, ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको घबराने की बात नहीं है। और दूसरी कैटेगरी क्या आती है, इफ कैपेसिटी ऑफ मोटर कार इज एक्सीडिंग 1600 सीसी। इंजन अगर मोटर गाड़ी का 1600 सीसी से ज्यादा का है तो वैल्यू ऑफ मोटर कार क्या होगी, आइए लिखते हैं। इस केस में क्या होगा, ₹1800 पर मंथ फ्लैट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू। आपको कुछ नहीं देखना, ना कोई परसेंटेज, ना कोई दिन, ना कोई महीना, ना कोई समय, कुछ भी नहीं देखना। सीधा 1800 रुपये प्रति महीना क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और इसके लिए एक बात और बताना चाहता हूं, पार्ट ऑफ द मंथ आपको इग्नोर करना है, फुल्ली मंथ आपको लेना है। अगर कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा की है तो क्या होगा, ₹2400 पर मंथ फ्लैट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू। बात इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। हमने देखा अगर गाड़ी POPP पर्पज से दी गई है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, तो उसमें हमने दो केस देखे। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने बॉन्ड किए, उसमें फर्दर दो केस निकल के आते हैं। अगर गाड़ी का इंजन 1600 सीसी तक है या फिर गाड़ी का इंजन 1600 सीसी से ज़्यादा है, यानी आपको फॉर्च्यूनर टाटा सफारी मिली है आपके ट्रैवल के लिए, तो क्या होगा, 1800 रुपये पर मंथ फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगा और 2400 रुपये पर मंथ फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई रिकवरी हुई है तो हम उसको माइनस कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, ₹900 पर मंथ फॉर शोफर सैलरी। दोनों केस में ऐड होगी। दोनों केस में 900 रुपये प्रति महीना शोफर की सैलरी ऐड हो जाएगी इफ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर।
ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने उस शोफर का कितना भी पैसा दिया हो, हम क्या लेंगे, 900 रुपये प्रति महीना टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो पहला केस हमने क्या देखा, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। दूसरा केस देखने जा रहे हैं, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस नॉट बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर बोर्न नहीं करता, इसमें भी दो केस बनेंगे, इफ कैपेसिटी ऑफ मोटर कार is up to 1600 cc, and second, if capacity of motor car is exceeds 1600 cc। अब डिफरेंस क्या आया है कि जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो एम्प्लॉयर नहीं बोन कर रहा। और आपको एक इंपॉर्टेंट और बात बताना चाहता हूं, पीओपी के केस में अगर क्वेश्चन में रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस दे रखे हैं, यानी अमाउंट दे रखा है, तो आपको नहीं लेना, बस आपको ये 1800 या फिर 2400 और ये 900, इन तीनों अमाउंट को कंसीडर करना है। सिमिलरली बी केस में भी जो अमाउंट लिखने जा रहा हूं उन अमाउंट को ही कंसीडर करना है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्चुअल कॉस्ट, ड्राइवर की सैलरी, क्वेश्चन में जो भी गिवन हो आपको नहीं लेनी, बस ये देखना है कि बोन कौन कर रहा है और इंजन की कैपेसिटी कितनी है। तो आइए लिखते हैं, अगर इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी तक है तो जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ₹600 पर मंथ फ्लैट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू। 600 रुपये पर मंथ फ्लैट टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। और अगर इंजन 1600 सीसी से ज़्यादा का है देन ₹900 पर मंथ फ्लैट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू। और इस केस में फ्लैट 900 रुपये प्रति महीना टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों केस में जैसे हमने ऊपर देखा था 900 रुपीज पर मंथ फॉर शोफर यानी ड्राइवर सैलरी। तो जो हमने ये तीनों अमाउंट देखे हैं यही आपको देखने हैं, और भी कोई अमाउंट आपको नहीं देना। आपको रनिंग एंड मेंटेनेंस अगर दिया हुआ है नहीं लेने, शोफर की सैलरी कितनी है आपको वो भी नहीं लेना, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है आपको वो भी नहीं लेना। याद रहे किस केस में, पीओपीपी के केस में, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल के केस में। तो हमने देखा अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर दे रहा है उसमें दो केस निकलते हैं, गाड़ी 1600 सीसी तक है या 1600 सीसी से ज़्यादा की है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। 1800 रुपये महीना और 2400 रुपये महीना फ्लैट टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 900 रुपये पर मंथ आपको क्या लेनी है, शोफर की सैलरी, अगर ड्राइवर एम्प्लॉयर ने आपको दिया है तो। बी केस हमने क्या देखा, अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर बोर्न नहीं कर रहा तो क्या होगा, अगर गाड़ी 1600 सीसी तक है तो 600 रुपये महीना, उससे ज़्यादा है तो 900 रुपये महीना, और अगर एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर दिया है तो 900 रुपये महीना उसके भी जोड़ लेना। अब लिखते हैं एक नोट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कहता है, एनी रिकवरी मेड फ्रॉम एम्प्लॉय shall be deducted
आप सभी को पता है अगर एम्प्लॉय से हमने कुछ पैसा ले लिया तो वो डिडक्ट हो जाएगा, बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ POPP, अगर गाड़ी पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए मिली आपको तो रिकवरी माइनस नहीं होगी, फ्लैट जो वैल्यू हमने निकाली है वो टैक्सेबल हो जाएगी। हमने ऊपर अभी आपको एक बात बताई थी, अगर कोई रिकवरी हुई तो उसको माइनस कर लेंगे, पर याद रहे अगर आप POPP के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो इस केस में जो भी रिकवरी होगी हम उसको माइनस नहीं करने देंगे। तो हमारी कैटेगरी नंबर फर्स्ट होती है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी नंबर 2, इफ मोटर कार नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। आइए लिखते हैं, इसका भी एक चार्ट बनाते हैं। सब कुछ डिटेल में डिस्कस हम कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कैसे कंप्यूटेशन निकलेगी और मोटर कार की वैल्यू कैसे आएगी। इफ मोटर कार नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, चलिए एक चार्ट बनाते हैं। चलिए, तो पहला आपका आता है फॉर ऑफिशियल पर्पस, दूसरा आता है फॉर पर्सनल पर्पस और तीसरा आता है फॉर POPP यानी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो अगर आपका ऑफिशियल पर्पस है तो ये क्या होगा, सेम एग्जेम्प्ट, बट अगर कोई रिकवरी हुई तो वो आप अपने एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस। बट एम्प्लॉय कैन रिकवर additional expense subject to proper evidence। आपके पास अगर सबूत है आपने कितने का पेट्रोल भरवाया तो आप छूट ले सकते हो। अब बात आती है फॉर पर्सनल पर्पस, इट शैल बी टैक्सेबल, और टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि गाड़ी तो नहीं दी तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट तो आप नहीं ले सकते, तो क्या होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने बोर्न किए, और दूसरा शोफर सैलरी यानी ड्राइवर की सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं आया ये आपको पता है, क्योंकि गाड़ी नहीं दी, इस बार सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस और सैलरी दी है किसकी, शोफर की यानी कि ड्राइवर की। अब देखते हैं फॉर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो इस केस में दो केस निकलेंगे हमारे। क्या, अगर आपकी गाड़ी 1600 सीसी तक है या फिर आपकी गाड़ी 1600 सीसी से ज़्यादा की है। फर्दर इसमें और कोई भी पार्ट नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, मतलब हेडिंग साफ साफ कह रही है कि मोटर गाड़ी नहीं दी, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस की फैसिलिटी दी है, तो हम फर्दर हेड क्यों बनाएं, तो इसलिए दो पॉइंट निकलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम टैक्सेबल होगा, और उसके बाद दो पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इफ कैपेसिटी ऑफ मोटर कार इज अप टू 1600 सीसी, ठीक है, तो क्या होगा,
अप टू ₹1800 पर मंथ शैल बी, क्या लिखूं, शैल बी टैक्सेबल, नो, यहां पे एक पॉइंट चेंज हुआ है, शैल बी एग्जम्प्ट एंड देयर आफ्टर एक्सेस पोर्शन शैल बी टैक्सेबल। कंफ्यूज मत होना क्योंकि पॉइंट सिमिलर है। उधर 1800 रुपये प्रति महीना क्या था, टैक्सेबल, आपको दिखाता हूं, यहां पर 1800 रुपये प्रति महीना क्या था, टैक्सेबल। पर अगर हम इस वाले केस की बात की जाए जहां पर मोटर गाड़ी नहीं दी और पीओपीपी पर्सनल पर्पज से है, इसमें क्या होगा, 1800 रुपये प्रति महीना एग्जम्प्ट होगा अगर गाड़ी 1600 सीसी तक है। उसके बाद जो भी एक्सेस पोर्शन होगा वो टैक्सेबल होगा। मतलब हम वैल्यू लिखेंगे कि मोटर कार की जो फैसिलिटी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिखेंगे और माइनस कर देंगे 1800 रुपये प्रति महीना जब तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी, और जब से फैसिलिटी प्रोवाइड करी तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, इफ कैपेसिटी ऑफ मोटर कार इज एक्सीड 1600 सीसी, तो इस केस में क्या होगा, अप टू ₹2400 रुपये पर मंथ शैल बी exempted portion and thereafter excess portion shall be taxable। उसके बाद क्या होगा, एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी नेट वैल्यू होगी उसमें से 2400 रुपये प्रति महीना हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और फिर आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। और यहां पर आपको 900 रुपये पर मंथ शोफर यानी कि ड्राइवर सैलरी लेनी है। अगर ड्राइवर कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराया है, आपको ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी नहीं लेनी, 900 रुपये प्रति महीना शोफर की सैलरी लेनी है। इन द बोथ केसेस, यानी केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो जो हमने ऊपर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पढ़ा, इन दोनों में शोफर की सैलरी आपको जरूर लेनी है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, इफ मोटर कार नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। आप इसमें एक नोट लिखते हैं रिकवरी का, एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय shall be deducted except POPP केस। अगर गाड़ी थोड़ी भी पर्सनल यूज में आप यूज कर रहे हो तो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी, यानी रिकवरी उसमें से नहीं होगी। POPP की बात हो रही है, उसमें से आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पूरे किए अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने जा रहे हैं, क्या, अगर एम्प्लॉयर ने, आपकी कंपनी ने आपको एक से ज्यादा गाड़ी दे दी तो क्या होगा। आइए लिखते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ pool of cars means more than one motor car, more than one motor car। So
in this case only one motor car shall be assumed as for partly official, partly personal and remaining motor cars shall be treated as personal. तो एम्प्लॉय की चॉइस है एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की चॉइस है कौन सी गाड़ी उनको कौन से यूज में माननी है, बट मैक्सिमम एक गाड़ी को ही आप पीओपीपी के पर्पस से एज्यूम कर सकते हो, बाकी मोटर कार को पर्सनल पर्पस से एज्यूम करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लिखते हैं एनालिसिस ऑफ ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय कैसे डिसीजन लेगा कि कौन सी गाड़ी पीओपीपी की तरह ट्रीट करूं और कौन सी गाड़ी पीओपी यानी पर्सनल पर्पस के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं एनालिसिस। इफ 2 कार आर प्रोवाइडेड, अगर एम्प्लॉयर ने आपको 2 गाड़ी दे दी तो क्या करेंगे, एज्यूम कार 1 एज पर्सनल प्लस कार 2 एज पीओपीपी। तो पहली गाड़ी को यानी कि किसी में से एक गाड़ी को समझना पर्सनल और दूसरी गाड़ी को पीओपीपी। दूसरा, एज्यूम कार 1 एज पीओपीपी प्लस कार 2 एज पर्सनल। और फिर जो वैल्यू आएगी, तो एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि मैं किसी लोअर वाली वैल्यू पर टैक्स दूं, तो इनमें जो भी लोअर होगी उसको आप मान लेना टोटल वैल्यू ऑफ मोटर कार। अब अगर गाड़ी 3 हो, इफ 3 कार्स आर प्रोवाइडेड, बस आपको क्या बात ध्यान देनी है कि जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम एक गाड़ी को ही आप पीओपीपी मांग सकते हो। जैसे 2 गाड़ी में तो कोई ऑप्शन नहीं था, अगर आपका एम्प्लॉय चाहे तो इसको भी पीओपीपी मान ले, पर नहीं, लॉ ने प्रोविजन डाल दिया कि मैक्सिमम एक गाड़ी आप पीओपीपी के पर्सपेक्टिव से मांग सकते हो, दूसरी गाड़ी को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर 3 गाड़ी आपको प्रोवाइड की गई तो क्या होगा। कार 1 को मानो पीओपीपी, कार 2 को पीपी, कार 3 को पीपी, क्योंकि मैक्सिमम एक ही गाड़ी को आप पीओपीपी एज्यूम कर सकते हो। दूसरा केस बनाएंगे, कार 1 को पीपी, कार 2 को पीओपीपी और कार 3 को पीपी, क्योंकि मैक्सिमम एक ही गाड़ी को आप पीओपीपी से यूज कर सकते हो। तीसरा केस बनाते हैं, कार 1 पीपी, कार 2 पीपी, कार 3 पीओपीपी, क्योंकि मैक्सिमम एक गाड़ी को ही आप एज्यूम कर सकते हो पीओपीपी। और एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि मैं इनमें से लोअर पे टैक्स दूं, तो लोअर वैल्यू टैक्सेबल बन जाएगी एज परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार। तो आप देख रहे होंगे इस पूरी लाइन में मैक्सिमम एक गाड़ी पीओपी है, इस पूरी लाइन में मैक्सिमम एक गाड़ी पीओपीपी है और इस पूरी लाइन में मैक्सिमम एक गाड़ी पीओपीपी है।
तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, पूल ऑफ कार का। आपको केस बनाने होंगे और उसके बाद लोअर वैल्यू पे टैक्स देना है, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो तो आप चाहोगे कि मैं लोअर वैल्यू पे टैक्स दूं। तो चलिए प्रोविजन सारा खत्म होता है किसका, मोटर कार का। चलिए एक बार हम क्या देखते हैं एग्जाम्पल। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई। क्या नहीं बताई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये बात मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम अब सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन समझ चुके हैं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो टैक्सेबल होगी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, बट अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की नहीं है तो टैक्सेबल होगी फॉर ऑल एम्प्लॉय। सर ऐसा क्यों, क्योंकि लॉ में लिखा है। बट सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन से होते हैं, आइए एक बार इसके बारे में रीड करते हैं। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय फॉर टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज ई। एन एम्प्लॉय शैल बी अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ ही फॉल्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। नीचे 3 केस लिखे हैं, अगर किसी भी एक केस में एम्प्लॉय फॉल कर गया तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। पहला केस क्या कहता है, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप कंपनी के लिए क्या हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। दूसरा, ही हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब अगर 20% या उससे ज्यादा के क्या है, वोटिंग राइट है किसी कंपनी में, तो आपका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, यानी कि आप उस कंपनी में इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, यानी आप उस कंपनी के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। आइए पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 32, पर्सन हु हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी in relation to a company means a person who is the beneficial owner। मालिक एक अलग चीज है, बेनिफिशियल ओनर एक अलग चीज है। मालिक मतलब आपका नाम उन शेयर के आगे लिखा है, बेनिफिशियल ओनर मतलब आपका कुछ हित जुड़ा है उन शेयर से। अगर बेनिफिट ओरिजिनल शेयर होल्डर को होगा तो आपको भी होगा, यानी कि बेनिफिशियरी को भी हम इंक्लूड करेंगे अगर हमको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखना है। ओनर ऑफ शेयर नॉट बीइंग शेयर एंटाइटल टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर आपको नहीं लेने। प्रेफरेंस शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आपको नहीं देखना। विद और विदाउट अ राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर, और इसमें भी सिर्फ आपको इक्विटी शेयर देखने हैं, प्रेफरेंस नहीं देखने। हेयर द वर्ड बेनिफिशियल ओनर इज सिग्निफिकेंट, जो ऊपर शब्द यूज हुआ है बेनिफिशियल ओनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट मीन्स दैट इवन अ पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर इन अ कंपनी बट हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर, he shall be covered by the definition, and conversely even if a person is a registered holder of share but has no beneficial interest in such share, he shall not covered by the definition। एक और पॉइंट, अगर आपका नाम शेयर रजिस्टर में लिखा है पर आपको कुछ भी बेनिफिट उससे नहीं हो रहा तो क्या होगा, आपकी वो वोटिंग पावर नहीं मानी जाएगी। 10 The beneficial ownership is the creation under this definition। तो beneficial ownership का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस डेफिनेशन के अंदर। तीसरी कैटेगरी क्या आती है, जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा की है। मॉनेटरी इनकम की यहां पर बात हो रही है, लिख लेते हैं। मॉनेटरी
इनकम अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 50,000 रुपये पर एनम। अगर 50,000 से ज़्यादा की इनकम है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, सबकी 50,000 से ज़्यादा की होती है। हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी whether due from or paid or allowed by one or more employer exclusive of the value of all benefit or amenities not provided for the by way of payment monetary etc exceed 50,000। तो 50,000 से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम है तो आप कंपनी के क्या हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमने देखी, और हमने ये क्यों देखी, क्योंकि अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो टैक्सेबल होती है ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बट अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की नहीं है तो टैक्सेबल होती है सब एम्प्लॉय के लिए, यानी कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी और नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए भी। तो हमने सारी बातें देख ली, सारे रेट्स देख लिए, सारी कैलकुलेशन देख ली। चलिए सर एक क्वेश्चन कराइए, क्योंकि क्लियरिटी क्वेश्चन से ही होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सोनम हैज प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 1.7 लीटर, यानी कि ये क्या है, एक्सीड 1600 सीसी बाय हिज एम्प्लॉयर विकास लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ कार टू द एम्प्लॉयर वॉज ₹3,50,000 एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की, और रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कौन बोन कर रहा है, एम्प्लॉयर। कितने की, 30,000 रुपये पर एनम की। शोफर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, कितने की, 3,000 रुपये पर मंथ की। फाइंड वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर सोनम इफ द कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज। तो ये क्या होगा, एग्जाम, पर्सनल पर्पज और बोथ पर्पज। इन केस नंबर बी एंड केस नंबर सी, एम्प्लॉय इज बीइंग चार्ज ₹15,000 पर एनम फॉर सच फैसिलिटी। और यहाँ पर बताया गया है कि 15,000 रुपये की रिकवरी कर लेते हैं एम्प्लॉय से, क्योंकि एम्प्लॉय ने पैसा दे दिया है तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोटर कार। ठीक है, तो पहला पर्पस है ऑफिशियल पर्पस, तो इस केस में क्या होगा, एग्जम्प्ट। दूसरा केस है पर्सनल पर्पस, इस केस में क्या होगा, 10% आपको वैल्यू लेनी है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, वो कितनी है, 3.5 लाख। उसके बाद आपको क्या लेना है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, कितने, 30,000। अगर एम्प्लॉय बियर करता तो आपको नहीं लेनी। 30,000 पर एनम। और उसके बाद शोफर सैलरी 3,000 रुपये प्रति महीना की, तो ये भी आपको लेनी है। बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर 3,000 इंटू 12 मंथ्स, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 36,000। और 10% निकालेंगे 3.5 लाख का, ये आएगा आपका 35,000। चलिए तीनों का टोटल करते हैं, 35,000, 30,000 और आपका 36,000। ये कितना आ गया आपका, 1,01,000। अब माइनस करेंगे रिकवरी,
तो रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय कितनी हुई है? 15,000 रुपये पर एनम। आइए माइनस करते हैं, तो नेट टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, यानी नेट टैक्सेबल मोटर कार आ जाएगी। वो कितनी आई है? 86,000। तो हमने क्वेश्चन सोल्व किया फॉर पर्सनल पर्पस। अब हम देखते हैं बोथ पर्पस। तो बोथ पर्पस के लिए निकाल रहे हैं। पहला हो गया आपका नील, दूसरा 86,000 हमारा भी आ गया, और तीसरा करते हैं फॉर POPP पर्पस। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ कार यानी मोटर कार एक्सीड 1600 सीसी, क्योंकि 1.7 लीटर कैपेसिटी गिवन है। दूसरा, रनिंग एंड मेंटेनेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि इसमें फर्दर केस निकलते हैं। हमने देखा था जब चार्ट बनाया था कि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो किसने बोर्न करी और इंजन की कैपेसिटी कितनी है। तो दोनों चीज़ हमने लिख ली है। तो आपकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1600 सीसी से ज़्यादा की है, और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन बोर्न कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर एंड कैपेसिटी एक्सीडिंग 1600, तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा वो आएगा 2400 रुपये महीना। आइए लिखते हैं, वैल्यू ऑफ मोटर कार ₹2400 महीना 12 मंथ की। और जो ड्राइवर है वो भी एम्प्लॉयर ने दिया है, पर हमको तो कॉस्ट गिवन है 3,000 रुपये। क्या सर ले ले? नहीं, मैंने आपको बताया था आपको क्या लेनी है, 900 रुपये। बोर्न बाय एम्प्लॉयर कितना आएगा? 900 इंटू 12। सर क्वेश्चन में तो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी गिवन है, वो हमको नहीं लेनी। मैंने आपको बताया था जो तीन अमाउंट हमने पढ़े हैं, जो 1800, 2400 या फिर 900 या फिर 600, 900 या फिर 900, यही आपको कंसीडर करने हैं। तो आइए करते हैं इनकी कंप्यूटेशन। तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई 39,600। सर रिकवरी भी माइनस करो? नहीं, हमने नोट पढ़ा था कि रिकवरी माइनस नहीं होगी, क्योंकि ये POPP का केस है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार। एक नोट लिख देते हैं, रिकवरी नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम POPP पर्पस। अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए आपने मोटर गाड़ी मिली है, तो जो भी रिकवरी आपने पे की है उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। आप आंसर दे सकते हैं 39,600 टैक्सेबल है। वैन स्टैट्यूटरी वैल्यू 1800 और 2400, 600 या फिर 900 इज टेकन एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, देन अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय शैल नॉट बी सब्सट्रैक्टेड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट, और हमने मोटर कार का कॉन्सेप्ट भी पूरा किया। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे मोटर कार को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।